हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। सो पिछले वीडियो सेशन में हमने बायट-सैविट लॉ समझा था बेटा, और बायट-सैविट लॉ का एप्लीकेशन या बायट-सैविट लॉ को यूज करके हमने किसी स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, या फिर हमने उसको इनफाइनाइट कंडक्टर और किसी एक सर्कुलर लूप से हमने उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। मैंने बताया था आपको कि वहां पे एक छोटा सा पार्ट रह गया है कि जब एक फाइनाइट लेंथ का एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वहां पे हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बोर्ड पे मैंने उसको लिखा है, देखिए क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड at a point on the perpendicular bisector. Magnetic field at a point on the perpendicular bisector due to a straight current carrying conductor having finite length. कहाँ पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? तो इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। और यहाँ पे ये वाले एंगल्स क्या थे? वहां पे φ1 और φ2। तो हमने वहां पे एक रिलेशन निकाला था, we know that मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ये पढ़ा था बेटा हमने। अब इस केस में क्या हो रहा है? φ1 और φ2 जो है, φ1 और φ2 जो है वो थीटा हो रहे हैं, या थीटा लिया जा सकता है। here φ1 is equal to φ2, they both are equal to थीटा। तो b किसके इक्वल हो गया? 4 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? b इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a साइन थीटा। तो इस केस में मुझे क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या करना है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। परपेंडिकुलर मेरे पास है, परपेंडिकुलर मेरे पास है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? l/2 स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो here sin थीटा, sin थीटा किसके इक्वल है? sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज l/2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं यहां पे रख के, पहले लिख देते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? l/2 अपॉन 1/2, इसको एलसीएम ले लिया और 4 बाहर कर लिया हमने, तो ये क्या आ गया? 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली b क्या आ गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, हमने ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया था। अगर इधर उधर शिफ्ट होगा तो θ1 और φ1 और φ2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे होगा? जैसे कोई एक स्क्वायर लूप है, उसके सेंटर पे मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, उसके सेंटर पे मुझे क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये एंगल क्या होगा? 45, ये एंगल क्या हो गया? 45। ये फॉर्मूला लगाएंगे, किसी एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे होगी? राइट हैंड थंब रूल बताया था हमने। स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, तो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? आउटवर्ड। इस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। इस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। इस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। तो चारों साइड से
क्यूब इस स्क्वायर की चारों साइड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी बेटा, आउटवर्ड आएगी। तो क्या करेंगे, किसी एक के लिए निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही रेक्टेंगल के लिए हो सकता है, ऐसा ही किसी एक पॉलीगन के लिए हो सकता है। पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरह से बड़े साइड के, या जहां पे नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होंगी। तो ये हमने बायट-सैविट लॉ के एप्लीकेशंस देखे। अब इसी को यूज करके, बायट-सैविट लॉ को ही यूज करके क्या करेंगे हम लोग, किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी तक हमने कहां पे निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां पे देखी थी, किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखी थी बेटा। अब क्या करेंगे, किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा। चलिए देखते हैं। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। देन इसके बाद जैसे कहा कि हम कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सेस पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बेटा। चलिए देखते हैं। जैसे बताया मैंने आपको कि हमने यहाँ पे भी क्या यूज करना है, बायट-सैविट लॉ का यूज करना है। बायट-सैविट लॉ पढ़ा है हमने, किसी एक स्मॉल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम बाय यूजिंग बायट-सैविट लॉ निकाल सकते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ circular current carrying loop at its axis at a point on the axis of the loop। कहां पे ले रहे हैं, किसी एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा, हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप है, किसमें, YZ प्लेन में। कहां पे है सर्कुलर लूप, YZ प्लेन में है। ठीक है, और इसके अंदर करंट ऐसे है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। हम क्या कर रहे हैं, इसका एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया हमने, आइडियल, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। कहां पे, पॉइंट P पे, विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो कहां से, सेंटर ऑफ द लूप से कितना है, x है। तो ये क्या हो गया, r। मैंने लूप का रेडियस क्या ले लिया बेटा, a। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब इस चीज को हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक करंट एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं और उसको यूज करके पूरे के पूरे लूप के लिए बात करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं बेटा, कंसिडर अ सर्कुलर करंट लूप having radius a and current I is placed at the origin। मतलब origin पे क्या है, उसका सेंटर है, in the YZ plane। कौन से प्लेन में रखा है हमने, YZ प्लेन में रखा है। सो टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप at a point P on the axis of the
loop that is on x axis where OP को क्या लिया हमने x के लिया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। we take a small current element ideal of the loop as shown in the figure, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पता है हमें, बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, आर के भी परपेंडिकुलर होगी और डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी। ये हमने डीबी लिख दिया, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये टोटल क्या है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये टोटल, ये इसके डीएल आर और डीएल के बीच का एंगल क्या है, आर और डीएल के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे इसके, एक तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। तो देखिए, क्लियर है। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले रहा हूं तो ये क्या होगा बेटा, इफ दिस इज थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ, फिर ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, फिर ये वाला एंगल फिर क्या हो गया, थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको क्या कहेंगे, dB किसके इक्वल होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, या dBx उसको कह रहे हैं, dBx क्या होगा, dB cos थीटा, और ये वाला dB परपेंडिकुलर तो किसके इक्वल होगा, dB sin थीटा। ना हो क्या रहा है यहाँ पे, होगा क्या, जैसा हमने एक पार्ट ये लिया, इसका एक काउंटर पार्ट यहाँ पे लेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसका कंपोनेंट आएगा dB sin थीटा, वो क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा, dBx की वजह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगा, dBx की वजह से होगा। dB परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। the magnetic field dB due to the small current element at point P according to Biot-Savart's law will be dB किसके इक्वल होगा, dB will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, ideal sin theta। या जिसको हम आइडियल I जब ये पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर होगा तो ये एंगल जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, या रेडियस जब लूप का रेडियस छोटा होगा तो हम इसको 90 डिग्री ले सकते हैं। तो dB here dB किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे बताया मैंने आपको कि dB के दो कंपोनेंट्स होंगे, द मैग्नेटिक फील्ड dB विल हैव टू कंपोनेंट्स, और कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ dBx वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये dB किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन I dl
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर उसी को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। उसी को किसके क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। The magnetic field dB, magnetic field dB here has two components, that is dBx along x-axis and dB perpendicular to x-axis, perpendicular to x-axis. The component dB perpendicular will cancel out and only dBx will contribute to the total magnetic field। उस पूरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ dB x कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड B at point P due to the loop is, हमें क्या करना है, पूरे के लिए चाहिए तो 0 से कहां तक, इसके सरकमफेरेंस तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। B किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 by a dB cos थीटा या dBx या dB cos थीटा। cos थीटा पहले d की वैल्यू पुट कर देते हैं। dB क्या लिखा था हमने, 0 to 2 by a mu naught upon 4 pi I dl upon r square cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा इज इक्वल टू here cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा इज a परपेंड, ये sin 90 लूंगा तो ये cos हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या होगा, a अपॉन r क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड r is also square root of a square plus x square। r क्या है, square root of a square plus x square। दोनों की वैल्यूज रखते हैं बेटा। b is equal to क्या आ गया, mu naught I upon 4 pi r square की जगह क्या आ गया, a square plus x square आ गया into dl, यहां से cos थीटा की वैल्यू, dl सिर्फ अंदर रहेगा, cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहां से I dl अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन के, cos थीटा क्या है, a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ, लिमिट क्या है 0 to 2 by a। ठीक है, थोड़ा सा और ठीक से लिख लेते हैं इसको। b इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इंटीग्रल के अंदर ही लिख लेते हैं फिर उसको बाहर लेते हैं, 0 to 2 by a mu naught I dl upon 4 by a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इनटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 by 2 आ गया। ठीक है, 1 by 2 आ गया। अब इसमें से सारी चीजें हम बाहर ले जाएंगे, सिर्फ क्या रखेंगे अंदर, dl रखेंगे अंदर, dl अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो mu naught I a
अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 हो गया, 0 to 2 पाई a dl आ गया। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है और इसको मुझे सॉल्व करना है बेटा। चलिए कंप्लीट करते हैं उसको। अब आपने, और आई होप कि आप जो भी सेशंस में हो रहा है उनको साथ के साथ नोट्स बना रहे हो। ये डेरिवेशंस सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा। डेरिवेशंस एज ए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वाला डेरिवेशन तो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आ जाएगा 0 to 2 पाई ए, वैल्यू पुट करेंगे बेटा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, एल की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पाई ए, 2 पाई से 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर v क्या हो जाएगा, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलोंग है, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आई कैप हो गया। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि हमने सेंटर पे जो कैलकुलेट किया था वो सही है या नहीं है, कैसे हो सकता है वो। अगर हम इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 पुट कर दें, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 0, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, पॉइंट P कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। पॉइंट P कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकलेगी, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि हमने जो पहला ही पिछला डेरिवेशन किया था वैसे तो ठीक ही है, बट हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमने सही निकाला है। व्हेन x is equal to 0, point P is at the center of the loop, that is O। ठीक है, पुट कीजिए बेटा x इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब, a बचेगा, b इज इक्वल टू आई कैप भी था, b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a आई कैप, यही निकाला था बेटा हमने वहां पे। b इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r था, वेयर r वाज द रेडियस ऑफ द लूप। यहाँ पे वही क्या हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और a क्या है, a इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, बायट-सैवर्ट लॉ को यूज करके किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। फिर जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी एक लॉ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पेयर्स सर्क्यूटल लॉ। जैसे वहां पे हमने क्या किया था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते, वहां पे हमने क्या किया था, गॉसेस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं हम लोग, कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। और जैसे वहां पे हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, एक एम्पीरियन लूप लेंगे बेटा, वी विल टेक अ एम्पीरियन लूप। चलिए देखते हैं बच्चे, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ कहा जाता है इसको, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ वी कॉल इट एज। तो चलिए देखते हैं बेटा,
जैसे वहां पे क्या कहा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लिखते हैं बेटा, B डॉट dl is equal to for a closed loop is equal to mu naught times the E, mu naught times I, where I is the total current या net current enclosed by that imperial loop। चलिए पहले इसको स्टेटमेंट लिख लेते हैं। It states that the line integral of magnetic field around any closed loop, वहां पे क्या था, क्लोज्ड सरफेस था, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड लूप है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पीरियन लूप। उसको क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। एनी क्लोज्ड एम्पीरियन लूप इज ऑलवेज इक्वल टू mu naught times the current threaded by the loop। जो भी आप एम्पीरियन लूप ले रहे हैं उसके अराउंड जो उस एम्पीरियन लूप से कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, नेट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहाँ पे यूज होता है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज होता है बेटा जहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, टैंजेंट के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द टैंजेंट। जो भी आप लूप ले रहे हैं, जैसे हम जो भी एम्पीरियन लूप ले रहे हैं उसके टैंजेंट के अलोंग है। जब टैंजेंट के अलोंग होगा तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस 0। ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं ज्यादातर जहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। जैसे अगर बात करें हम, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे हमने क्या निकाला, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πa निकाला था हमने। तो उसी को यूज करके हम एक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रूफ कह सकते हैं, या वेरिफिकेशन प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। क्या लिया हमने, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर लिया। ये कैसा कंडक्टर है, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, अब इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, हम इस पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, एक एम्पीरियन लूप ले रहे हैं। इस पॉइंट P पे क्या ले रहे हैं, एक एम्पीरियन लूप ले रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, A है। अब ये एम्पीरियन लूप हो गया, तो हमने पढ़ा कि B डॉट dl किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट I के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है और dl है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए, उसका इंटीग्रल किसके इक्वल आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स I के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये I हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B हो गया, और यही dl वेक्टर है। ठीक है, तो consider an infinite straight conductor. Consider an infinite straight conductor having current I. तो वेरीफाई करने के लिए या प्रूव करने के लिए क्या लिया हमने, let us imagine Empyrean loop with center on the axis of the conductor and radius A as shown in the figure। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एम्पीरियन लूप ले लिया। ठीक है,
वेयर डीएल क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। तो बी डॉट डीएल here इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, बी डॉट डीएल लेके चल रहे हैं। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे डीएल और बी के बीच का एंगल क्या है, इज इक्वल टू बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया, बी डीएल इंटीग्रेशन फॉर स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। बी क्या पढ़ा है हमने, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2/a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये क्या आ गया, बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2/a इंटू डीएल। क्या क्या बाहर आ जाएगा, बी म्यू नॉट आई अपॉन 2/a बाहर आएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो क्या आएगा, दैट विल बी द सर्कमफरेंस। तो दिस इंप्लाइज म्यू नॉट आई अपॉन 2/a इंटू 2/a। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर द क्लोज लूप। तो बी डॉट डीएल किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट आई के इक्वल हो गया। हेंस प्रूव्ड, या हमने एक तरह से वेरीफाई कर लिया इसको, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को। ठीक है, और इस एम्पिरियल लूप से कितना करंट जा रहा है, आई ही करंट जा रहा है। द नेट करंट थ्रू दिस एम्पिरियल लूप इज आई। तो एक तरह से हमने क्या कर लिया बेटा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को वेरीफाई कर लिया। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करके हम किसी एक करंट कैरिंग सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। करंट कैरिंग टोरॉइड होता है, टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम लोग वही पढ़ेंगे आगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड आपने पढ़ा है, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। वो किसके सिमिलर होता है, किसी एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के सिमिलर होता है। तो आज के डिस्कशन में हमने बायर-सैवर्ट लॉ का एक और एप्लीकेशन देखा, जहां पे हमने किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की है। और दूसरा हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की बात की, एंड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक तरह से प्रूफ या वेरिफिकेशन कह सकते हैं, वो किया है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसके नोट्स आपने बहुत अच्छे से बनाने, जो हमने किया है सारा। और कुछ एक पॉइंट है, जैसे कि द सिमेट्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर इज सिलेंड्रिकल। किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कैसी सिमेट्री होती है बेटा, उसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपने एनसीईआरटी से पढ़ने भी हैं और उनको लिखना भी है बेटा। ठीक है, थैंक यू बच्चे।